तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 16 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले जी के जीएस साइंस, उसके बाद में हिंदी, फिर इंग्लिश और उसके बाद में मैथ में जो कुछ परिवर्तन देखने को मिला है पूरे हम आपको बताने वाले हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें नीलेश पाल जी ने भेजा है, जो कि झाबुआ के निवासी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जितने भी प्रश्न याद थे उन्होंने उतने सारे प्रश्न हमारे पास में भेज दिए हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके वेरीफाइड हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको याद हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा मिस्टेक लगता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप भी अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। नंबर है 7052547003। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। देखिए, तो पहला प्रश्न है, रानी कमलापति भवन का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1722 में रानी कमलापति भवन का निर्माण हुआ था। देखिए, तो कमलापति पैलेस भोपाल की बड़ी और छोटी झील के बीच पुल पर स्थित है। 1722 में निर्मित इस भवन का नाम गिन्नौरगढ़ के प्रमुख निजाम शाह की विधवा गोंड शासिका रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा महल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में इसको नामित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के बारे में इसको शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना है, कल ही एक प्रश्न इस पर और बना था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। ये प्रश्न कल भी पूछा गया था और आज आपका यहाँ पर कमलापति भवन पूछा गया। तो आपको इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। भोपाल से काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कैलाश सत्यार्थी का प्रश्न कल भी आया था और आज भी आया है। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो सही आंसर है विदिशा। कैलाश सत्यार्थी विदिशा के निवासी हैं। चलिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, भारत के मध्य प्रदेश के बिरसा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। वे पेशे से विद्युत इंजीनियर हैं, किंतु उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में ही कैरियर छोड़ करके बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इस समय वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपको याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, कल भी हमने इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी थी, आज फिर से पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि एशिया के पहले जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 25 मई से अब तक जो प्रश्न आए हुए हैं उनको लेकर के एक वीडियो हमने जो है अपलोड कर दिया है। आप सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको दिख जाएगा। 79 प्रश्न अब तक वहाँ से रिपीट हो चुके हैं। वैसे इस वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो यहीं पर मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपके स्क्रीन पर वो वीडियो दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देख करके जाना। जितने भी रिपीटेड प्रश्न हैं वो वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता हैं। 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार भी हैं। ठीक है, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि, ये तीनों नाम से ये फेमस हैं। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि टैगोर के उपनाम है, ये आपको याद रखना है। टैगोर का नोबेल पुरस्कार 25 मार्च 2004 को विश्व भारती विश्वविद्यालय की तिजोरी से चोरी हो गया था। बड़ी शर्मनाक ये बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और कुछ जानकारी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका आया हुआ था कि अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने से जो है अनुच्छेद 50 का संबंध है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, तो संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव को जो है आर्टिकल 50 बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो यह 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड, अब ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी कंपनी का नाम क्या था। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, जिसे अब डैव केमिकल कर दिया गया है, कि कीटनाशक संयंत्र से कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है CH3NCO, के रिसाव के कारण हुआ था। ये आपको याद रखना। ये भी पूछा गया है कौन सी गैस रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी पूछा गया कि कौन उसमें मुख्यमंत्री थे, तो अर्जुन सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न
पूछे जा चुके हैं। अगला है संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? तो याद रखना संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 वाला प्रश्न कई बार पूछा गया, हम आपसे एक बार फिर से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? 4 से 5 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसलिए यह प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सही आंसर है त्वचा, जो स्किन होती है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए, तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट होता है। त्वचा हमें रोगाणुओं से बचाती है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और स्पर्श, गर्मी और ठंड की संवेदनाओं की अनुमति देती है। ठीक है, तो ये त्वचा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। मेलानिन नामक देखिए नाम याद रखिए, मेलानिन। मेलानिन नामक जो रंजक होता है, उसकी वजह से हमारे त्वचा का कलर जो है हमें पता चलता है कि कौन सा कलर साफ है, डार्क है या कैसा भी कलर है, तो मेलानिन नामक जो रंजक होता है उसकी वजह से हमें पता चलता है, और मेलानिन हमारी त्वचा में ही पाया जाता है। एक बात आपको हम निवेदन करना चाहेंगे, देखिए आपका जिस शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है, पहले वेरीफाई कर लीजिए कि उसी शिफ्ट के प्रश्न है या फिर नहीं है। ठीक है ना, आपका प्रश्न, आपका शिफ्ट जो है वो सुबह की होती है, फिर आप थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये प्रश्न मेरे आए ही नहीं थे। ठीक है ना, झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे बहुत से कमेंट देखने को मिले हैं। तो एक बार पहले आप देख लीजिए कि आप कौन सी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं और आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है, उसके बाद कृपया कमेंट कीजिए। दोपहर वाले जो है वीडियो पे कमेंट किया गया था, ठीक है ना, हालांकि कमेंट हमने डिलीट कर दिया है, लेकिन इससे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार आप देख लीजिए कि आप कौन से शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं और आपका कौन से शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन किस तत्व के तुरंत ऊपर स्थित है? तो क्षार धातुओं के तुरंत ऊपर जो है हाइड्रोजन को स्थित किया गया है, स्थापित किया गया है। देखिए, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान की बात करें तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमता है। तो हाइड्रोजन वर्ग एक के क्षार धातुओं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था आदि गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के वर्ग एक में क्षार धातुओं के तुरंत ऊपर स्थान दिया गया है। यहाँ से क्षार धातुएं जब स्टार्ट हो जाती हैं तो इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। तो क्षार धातुओं के तुरंत ऊपर हाइड्रोजन को स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की असम श्रेणी किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? कुछ लोगों ने एक प्रश्न भेजा था कि जो असम है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो आपका आंसर एक ही रहेगा, तीस्ता और दिहांग। इन दो नदियों के बीच में हिमालय की असम श्रेणी स्थित है। चलिए देख लेते हैं। तो हिमालय का वह भाग जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, उसे हम असम हिमालय कहते हैं। अब कुछ और प्रश्न आपके हिमालय से बन सकते हैं, नदियों से संबंधित। आइए देख लेते हैं। पंजाब है या फिर कश्मीर हिमालय, या आपका एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो हिमालय का वही हिस्सा जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है, उसे हम पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। ये पूछा गया है। कुमाऊं हिमालय देख लेते हैं। तो हिमालय का वह हिस्सा जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ये तीन प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हमने तीनों प्रश्नों को एक साथ कवर करा दिया है। वीडियो पसंद आ रहा तो भाई लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वह नॉर्थ ईस्ट का यानी कि उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देख लीजिए, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का तीसरा, भारत में कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह भी आपको याद रखना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी में आज आपसे क्या क्या पूछा है। तो देखिए, हिंदी में आपसे समास के दो प्रश्न पूछे गए हैं, अलंकार का एक प्रश्न है, एक प्रश्न आपका संधि से देखने को मिला है। तत्सम तद्भव पर विशेष गौर करके जाइए, क्योंकि तत्सम तद्भव कम से कम 3 से 4 तत्सम तद्भव आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, रस की बात करते हैं तो इस शिफ्ट में आपके रस के प्रश्न बढ़ करके आए हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके रस के भी देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में रस के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, बात करते हैं वर्तनी शुद्धि के। 3 प्रश्न लगभग वर्तनी शुद्धि के देखने को मिले हैं। 2 प्रश्न आपका मुहावरे से मिले हैं। समश्रुति भिन्नार्थक से 2 प्रश्न मिले हैं और वाक्यों को क्रम में सजाने से, यानी जिसे हम PQRS हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, वो आपके हिंदी में भी पूछे गए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के जाना है, इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या परिवर्तन है। तो इंग्लिश में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। एंटोनिम्स 2 पूछे हैं, सिनोनिम्स 2 पूछे हैं, एक आपका स्पेलिंग मिस्टेक पूछा गया है, साथ ही साथ में 2 प्रश्न आपके कॉमन एरर के भी पूछे गए हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर के जो प्रश्न होते हैं। एक्टिव पैसिव के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। लगभग 4 प्रश्न आपके नरेशन के और 2 प्रश्न आपके PQRS के देखने को मिले हैं। दोपहर वाली शिफ्ट में PQRS का एक भी प्रश्न नहीं था, लेकिन हमने कहा था आपसे कि उम्मीद मत कीजिए कि आगे भी नहीं आएगा। इस शिफ्ट में 2 प्रश्न आपके PQRS के आए हैं। तो इन तीनों टॉपिक पर हमने एक वीडियो बना रखी है, एक एक वीडियो हर एक पर।
सर्च कर लेना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, PQRS बाय सक्सेस जंक्शन। ये तीनों वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अगर ये तीनों वीडियो आप देख करके जाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 15-15 मिनट की वीडियो है, क्योंकि ट्रिक के हिसाब से हमने आपको समझाया कि कैसे आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो समझ लीजिए 4 4 8 2 10 नंबर लगभग आपकी आधी जो इंग्लिश है वो आपकी इन 3 वीडियो से ही कवर हो जाएगी। तो तीनों वीडियो आपको सर्च करके देख लेना है, और सुबह और दोपहर वाला दोनों एग्जाम एनालिसिस भी आपको देख लेना है, ठीक है। और जो दोपहर वाला एग्जाम एनालिसिस है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा अभी जैसे ये वीडियो खत्म होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में आज एडवांस के प्रश्न काफ़ी देखने को मिले हैं, और एडवांस में भी आपका जो मेंसुरेशन होता है उसके ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। देखिए, तो एक प्रश्न आपका शंकु से पूछा गया था, एक प्रश्न आपका ट्रेपेजियम और छिन्नक से जो है एक प्रश्न आपका पूछा गया था। उसके बाद में बात करते हैं, एक प्रश्न आपका ऐसा कुछ आया था, आयत का क्षेत्रफल और भुजा की जो आपका मतलब लंबाई चौड़ाई दी हुई थी, मतलब आयत का पूरा क्षेत्रफल दिया था, एक भुजा की लंबाई दी गई थी, और उसका परिमाप निकाल करके और उसकी चारों तरफ बाउंड्री लगानी थी, उस बाउंड्री में कितना खर्चा आएगा यह आपसे पूछा गया था। कुछ इस तरह का प्रश्न था। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके मेंसुरेशन से ही पूछे गए हैं, और सारे के सारे प्रश्न आपके सूत्र पर आधारित थे। अगर आप सूत्र को याद रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न है, और CISI के प्रश्न बड़े हैं, 3 से 4 प्रश्न CISI के, 2 प्रश्न परसेंटेज के, ट्रेन से 1 प्रश्न था, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 से 3 प्रश्न है, कार एवं दूरी से भी 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टॉप 5 स्कोर आज का क्या रहा है। तो टॉप 5 स्कोर 70, 69, 67, 66 और 63, ये आज का शाम की शिफ्ट का टॉप 5 स्कोर रहा है। शाम की शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी कठिन रही है, ये आपको दिमाग में अपने रखना है। आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे जिसका एग्जाम भी होने वाला है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ग्रुप 4 के लिए हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं आपका कंप्यूटर का, इसके साथ में और साइंस का भी एक मतलब महामैराथन वीडियो लेकर के आएंगे। वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप आराम से जो है कंप्यूटर और साइंस को कवर कर सकते हैं। जो आपके पटवारी में और जो आपके फॉरेस्ट में और MPTET में जो प्रश्न यहाँ पर साइंस से पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, उन तीनों पेपर के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कलेक्ट कर चुके हैं, और वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, उस वीडियो में। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन मेन टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस सारी वीडियो की PDF मिल जाएगी, और पुरानी सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि किरण की काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर हैं, और RS अग्रवाल की किताब यहाँ पर है, ठीक है। और कल हमने फॉर्मूला बुक यहाँ पर अपलोड कर दी है मैथ की, राकेश यादव सर की, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है। तो SSC सीजन रैंक 1 की क्लास नोट्स हमें मिल गए हैं, वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में जाकर के आप इसको टेलीग्राम पर सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव, ये चैनल मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आपको हर एक जो आपको यहाँ पर फ्री मटेरियल मिला हुआ वो सब आपको डाउनलोड करके अपनी आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी शुरू कर देनी है। भाई इतना आपके लिए कर रहे हैं, आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक जरूर कर देना। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में कल सुबह दोपहर वाले जो आपका एग्जाम एनालिसिस है उसमें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।